ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन मैंने पूरा आपके सामने लिख दिया है, एज इट इज ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा रहता है। इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिए लिखे रहते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता दूं। जब किसी मशीन को कोई इनपुट दिया जाता है, ये इनपुट है, तो उस पर वो एक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है और हमें आउटपुट ला के देती है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये फाइंड करना होता है कि वो क्या लॉजिकल ऑपरेशन है जो मशीन ने परफॉर्म करा और हमें ये आउटपुट ला के दिया। यहाँ से हमें मिलेगा लॉजिक, और उस लॉजिक के बेस पे हमें केवल एक इनपुट जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, उस इनपुट को इसी तरह से अरेंज करके आउटपुट तक लाना है, और उस बेसिस पे हमसे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं कि लॉजिक क्या है। लॉजिक ढूंढने का जो बेस्ट वे होता है, आप इनपुट देखिए और इनपुट के बाद सीधा आप आ जाइए लास्ट स्टेप या फिर आउटपुट पर। देखिए यहाँ से काफ़ी सारी कहानी क्लियर हो जाती है। अगर आप इसको देखेंगे तो अगर आपने इनपुट पे भी ध्यान दिया हो तो जो इनपुट है कुछ वर्ड्स का और कुछ नंबर्स का मिक्सचर है, मतलब कुछ शब्द लिखे हुए हैं और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। और जब यही बात हम लोग आउटपुट पे देखें तो देखिए हमें क्या मिलता है, नंबर, एक नंबर है, फिर एक वर्ड है, फिर एक नंबर है, फिर एक वर्ड है, फिर एक नंबर है, फिर एक वर्ड है, फिर एक नंबर है, फिर एक वर्ड है। मतलब अल्टरनेट अरेंजमेंट हो रहा है, नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड। इसमें भी अगर हम लोग नंबर को देखें तो देखिए सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, और फिर जो सबसे बड़ा नंबर दिए गए हमारे अरेंजमेंट में है वो। जबकि अगर आप अल्फ़ाबेट को देखें तो देखिए पी जो है वो डिक्शनरी में 16वें नंबर पर आता है, ओ आता है 15वें नंबर पर, एफ आता है 6ठे नंबर पर, और बी आता है 2nd नंबर पर। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे वर्ड्स हैं उसके पहले लेटर के अकॉर्डिंग, है ना, पहला लेटर पी, ओ, एफ और बी, इसके अकॉर्डिंग इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो बाद में आएगा उसको पहले लिखा और जो पहले आएगा उसको बाद में लिखा। जैसे अगर हम लोग डिक्शनरी को देखें तो दिए गए चारों वर्ड्स में पास्ट, ऑन, फियर और बैक, इसमें डिक्शनरी में सबसे बाद आता है पास्ट, तो उसने सबसे पहले लिखा पास्ट को। ऑन जो है वो फियर और बैक से पहले आता है, इसलिए उसने ऑन को पहले लिखा। फियर और बैक को, फियर और बैक में से फियर पहले आएगा तो फियर लिखा, और आखिरी में लिखता है बैक। तो ये हमें एक मोटा मोटा लॉजिक क्लियर होता है कि नंबर वर्ड ये हमें अरेंज करना है। इसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 देखेंगे कि एक्चुअली क्या चल रहा है। तो देखिए मशीन स्टेप नंबर 1 में सबसे आगे लिखती है 19, तो मैं 19 को यहाँ पर सर्कल कर देता हूँ। अगर मैं 19 की बात करूँ तो दिए गए चारों नंबर में सबसे छोटा नंबर है जिसको मशीन ने उठा के यहाँ लिखा। बाकी चीजें देखिए पास्ट, बैक, 32, 47, ऑन, फियर और 25 अपनी जगह पर एज इट इज आते हैं। फिर जब स्टेप नंबर 2 आई तो मशीन ने 19 को एज इट इज लिखा है, जबकि पास्ट देखिए लॉजिकली हम लोगों ने देखा कि सबसे छोटा नंबर और उसके बाद सबसे बड़ा वर्ड, मतलब डिक्शनरी में जो सबसे बाद में आएगा वो आएगा। और पास्ट बाय डिफॉल्ट अपनी जगह पर है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई चीज अपनी जगह पर है मतलब मशीन का काम नहीं हुआ, मशीन को काम करना बाकी है। तो नंबर के बाद वर्ड, मशीन का काम नहीं हुआ था, नंबर, वर्ड, नेक्स्ट वापस क्या आना चाहिए, नंबर। तो बचे हुए जो 3 नंबर हैं उसमें मशीन ने देखिए 25 को उठाया और यहां पर लिखा, ठीक, और बाकी चीजें बैक, 32, 47, ऑन, फियर अपनी जगह पर एज इट इज हैं। इस स्टेप को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1 में 19 अरेंज था तो रिपीट हो गया। अब लॉजिकली नंबर किसका था, सबसे बड़े अल्फाबेट का, या जो डिक्शनरी में सबसे बाद में आता हो। तो वो पास्ट बाय डिफॉल्ट अपनी जगह पर आ गया, इसका मतलब मशीन का काम नहीं हुआ। तो हमारा नंबर, वर्ड, अगला टर्न वापस किसका था, नंबर का। जो दिए गए नंबर थे 32, 47, 25, उनमें इन तीनों नंबर में 25 छोटा है, इसलिए मशीन ने 25 को उठा के यहाँ लिखा।
बाकी चीज देखिए बैक 32, 47 ऑन और फियर अपनी जगह पर एज इट इज हैं। मतलब स्टेप नंबर 2 में हमारे दो एलिमेंट अपनी जगह पर अरेंज हुए। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये संभव है कि एक स्टेप में एक से ज्यादा एलिमेंट अपने हम लोग अरेंज कर पाए। तो स्टेप नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या अरेंज कर लिया, नंबर, वर्ड, नंबर। तो अभी टर्न किसका होगा, वापस वर्ड का। तो ये तीन चीजें हमारे पास अरेंज थी। हमारे पास एक वर्ड हमें उठा के लाना है। तो बैक, ऑन और फियर, अगर मैं इसकी बात करूं तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे बाद में आना चाहिए ऑन। देखिए मशीन ऑन को उठा के यहां लिखती है, बाकी चीजें बैक 32, 47 फियर अपनी जगह पर एज इट इज हैं। तो अभी तक स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने इन चारों को अरेंज कर लिया। क्या अरेंज करा हमने, नंबर, वर्ड, नंबर, वर्ड। तो अगला टर्न किसका होगा, नंबर का। तो जो दो बचे हुए नंबर है 32 और 47, इसमें हमें छोटा वाला ढूंढना है। तो देखिए 32 47 से छोटा है, इसलिए मशीन ने उठा के लिखा 32 को। बाकी चीजें बैक, 47 और फियर अपनी जगह पर एज इट इज हैं। तो स्टेप नंबर 4 तक जाते जाते हम लोगों ने इतना अरेंज कर लिया है। स्टेप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने लास्ट नंबर अरेंज करा, तो अगला टर्न किसका होगा, वर्ड का। बैक और फियर, इन दोनों में से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फियर बाद में आता है। तो मशीन देखिए फियर को उठा के आगे लिखती है, जबकि बैक और 47 अपनी जगह पर एज इट इज। तो स्टेप नंबर 5 तक हम लोग इतना अरेंज कर पाए हैं। स्टेप नंबर 6 में बैक और 47 ये दोनों था, जबकि टर्न किसका होगा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वर्ड अरेंज करा है, तो अब की बार टर्न होगा नंबर का। तो नंबर हमारे पास एकमात्र 47 बचा है। 47 उठा के मैंने यहाँ लिखा, और बैक जो लास्ट था वो यहाँ चला गया। तो यहाँ पर भी देखिए स्टेप नंबर 6 में 47 और बैक दोनों अरेंज हो गए। मतलब फिर से वही बात जो हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 में देखी थी, एक स्टेप में एक से ज्यादा एलिमेंट अपनी जगह पर अरेंज हो सकते हैं। टोटल 8 एलिमेंट हमारे पास थे। 6 स्टेप में ये आठों के आठों एलिमेंट हम लोगों ने अरेंज कर लिए। तो देखिए ये वाली चीज तो हमें क्वेश्चन में एज इट इज लिखी हुई मिलेगी, वहां से हमें लॉजिक समझना है। एक बार फास्ट रिकैप में कर लूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन था, बहुत धीरे धीरे हम लोग गए हैं, देखने का एक फास्ट मैनर हो सकता है। आप इनपुट देखें, सीधा आउटपुट या लास्ट स्टेप देखें, जहां से आपको क्लियर दिख रहा है नंबर, वर्ड, नंबर, वर्ड, नंबर, वर्ड, नंबर, वर्ड। नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, जबकि अल्फाबेट डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, या फिर आप चाहे तो ये बोल लें कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बाद से पहले वाले। 2 स्टेप में आपको एकदम कहानी क्लियर हो जाती है कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा, बाकी चीजें एज इट इज। उसके बाद नंबर के बाद अल्फाबेट लिखा, कौन सा वाला, जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे बाद में आए। फिर थर्ड स्टेप में बचे हुए नंबर में सबसे बड़ा नंबर, एंड सो ऑन। तो ये तो हम लोगों ने सीखा कि इनपुट दिए गए क्वेश्चन से हम लोगों को लॉजिक कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने अभी तक क्वेश्चन का लॉजिक सीखा, किस लॉजिक के अकॉर्डिंग मशीन ने काम करा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। दी गई व्यवस्था को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कितने स्टेप्स बनने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, हमने लॉजिक देखा था कि सबसे पहले लिखना है सबसे छोटा नंबर, और दिए गए नंबर में सबसे छोटा नंबर हमें मिलता है 23। तो 23 को उठा के मैं यहाँ लिखूंगा, बाकी चीजें एज इट इज, क्वीन, क्रैक 36, 49, देन हमारे पास है पैरेट, ग्रैप्स और 28। स्टेप नंबर 2 की अगर बात करूं, देखिए 23 एज इट इज आएगा। आप सोचिए नेक्स्ट क्या आने वाला है। हमने देखा था कि सबसे छोटे नंबर के बाद सबसे बड़ा अल्फाबेट आएगा। सबसे बड़ा अल्फाबेट कौन सा दिखता है इसमें, या फिर जो डिक्शनरी में सबसे लास्ट में आए, एक ही बात है, क्वीन, क्रैक, पैरेट और ग्रैप्स। कौन सा है, क्वीन। तो क्यों, क्योंकि दिए गए चारों में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे बाद में आता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्वीन। लेकिन क्या मशीन का काम हुआ क्या मशीन का काम? नहीं।
क्योंकि क्वीन बाय डिफॉल्ट अपनी जगह पर अरेंज है, इसका मतलब मशीन का काम नहीं हुआ, मशीन को काम करना बाकी है। तो नंबर अल्फाबेट, नेक्स्ट वापस क्या आएगा, नंबर, जो कि दिए गए नंबर में सबसे छोटा होना चाहिए, वो है हमारे पास 28। तो मैंने लिखा 28। बाकी चीजें एज इट इज रिपीट होंगी। कौन कौन सी, क्रैक, 36, 49, पैरेट और ग्रेप्स। ठीक है। स्टेप नंबर 3 मेरे साथ साथ आप भी दोहराते चलें। 23, क्वीन, 28। नेक्स्ट नंबर क्या किसका होगा, नंबर अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट। और कौन सा अल्फाबेट, जो कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बचे हुए में सबसे बाद में आए। तो क्रैक, पैरेट और ग्रेप्स, इसमें बाद में क्या आता है, पैरेट। तो इस तोते को पकड़ के हम लोग यहाँ लिख देते हैं। बाकी चीजें क्रैक, 36, 49 और ग्रेप्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4। तो देखिए चारों तो एज इट इज आएंगे, मैं इनको वापस नहीं लिख रहा। अगला टर्न किसका होगा, नंबर का। 36 और 49 में छोटा कौन सा है, 36। तो यहां मैं लिख देता हूं 36, क्रैक, 49 और ग्रेप्स अपनी जगह पर एज इट इज जाएंगे। स्टेप नंबर 5, ये हिस्सा हमारा अरेंज है और अब के बाद 36 तक हमारे पास अरेंज है। बचे हुए में हमें अगला नेक्स्ट क्या लिखना था, क्रैक और ग्रैप्स में से कुछ एक, क्योंकि पिछला हमने नंबर अरेंज करा है, अब टर्न है हमारे वर्ड का। तो पहले क्या आता है, ग्रैप्स हम लोग पहले लिखेंगे, क्योंकि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्रैक और ग्रैप्स में ग्रैप्स बाद में आता है। बचा क्या, क्रैक और 49। नेक्स्ट स्टेप, छठी स्टेप हम लोग लिखते हैं। देखिए ग्रैप्स तक हम लोग अरेंज कर चुके हैं, लास्ट हमने वर्ड अरेंज करा था, तो अब टर्न किसका होगा, एक नंबर का। क्रैक और 49 में पहले लिखेंगे 49, क्रैक अपनी जगह पर एज इट इज। और देखिए यहां पर आकर हमारा पूरा की पूरा अरेंजमेंट सेट हो जाता है, क्योंकि क्रैक बाय डिफॉल्ट अपनी जगह पर चला गया है ना। इस स्टेप में हमारे 2 एलिमेंट अरेंज हुए हैं। तो फाइनली हम लोगों को यहाँ जो स्टेप लिखनी है, एक बार हम लोग पूरी लिख लेते हैं। 23 क्वीन, 28 पैरेट, 36 ग्रैप्स, 49 और क्रैक। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कितनी स्टेप्स की जरूरत होगी इस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए। तो देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि 6 स्टेप्स चाहिए होंगी। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, क्या 1.5 नंबर का मैक्सिमम आएगा। और आपने देखा हमें काफी ज्यादा टाइम इसमें लग गया है, तो ये सही अप्रोच नहीं है एग्जाम सॉल्व करने की। बेसिक पार्ट हमें आना चाहिए, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करा। इसी क्वेश्चन का हम लोग शॉर्टकट सीखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उन दोनों बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली बात, क्वीन पहले नंबर पर है, क्रैक सेकेंड, 36 थर्ड, 49 फोर्थ। तो हम लोग ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इस क्लासिफिकेशन पे नहीं जाएंगे। हमारे 2 ही प्रकार के क्लासिफिकेशन होंगे। क्वीन फर्स्ट है और उसके बाद जितने भी हैं वो सारे पीछे हैं, मतलब 49 पीछे हैं, ग्रैप्स पीछे हैं, फर्स्ट क्या है, क्वीन। देन इसके बाद मैं जिस भी एलिमेंट को उठा के लिखूंगा उसके ऊपर सर्कल कर दूंगा। अगर क्वीन के ऊपर मेरा सर्कल हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट क्रैक फर्स्ट बन जाएगा, और अगर क्वीन और क्रैक दोनों के ऊपर सर्कल हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट 36 फर्स्ट हो जाएगा, है ना। एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं, 2 क्लासिफिकेशन, पहला और पीछे। और अगर किसी एलिमेंट के ऊपर सर्कल लग गया तो उसके बाद वाली चीज बाय डिफॉल्ट हो जाएगी फर्स्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमारा लॉजिक था, सबसे पहले लिखना है हमें सबसे छोटा नंबर, जो कि है 23। मैंने उठा के यहाँ लिखा। इसके बाद टर्न किसका है, सबसे बड़े अल्फाबेट का, मतलब जो डिक्शनरी में सबसे बाद में वर्ड यूज होगा वो, जो कि कौन सा है, क्वीन। तो क्वीन का मैं केवल लिख रहा हूं क्यू। अब टर्न किसका है, 28 का, मतलब दिए गए बचे हुए नंबर्स में सबसे छोटा नंबर, जो कि है हमारे पास 28। मैं 28 उठा के यहाँ लिख रहा हूं और उसके आगे कॉमा लगा रहा हूं। क्यों, क्योंकि 28 पीछे से आया। इस बात को ध्यान से क्लियरली समझिएगा। अगर कोई चीज बाय डिफॉल्ट फर्स्ट है ना,
कोई चीज बाय डिफॉल्ट फर्स्ट है, जैसे क्वीन हमारे पास फर्स्ट था तो उसके आगे कॉमा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज पीछे से आई, पीछे से मतलब अगर यहां से भी उठा के लिखूंगा तो उसके आगे मैं लगाऊंगा कॉमा। ठीक, ये हमारा लॉजिक होगा। अभी टर्न किसका? अल्फाबेट का। अल्फाबेट में कौन सा सबसे बड़ा? पैरेट। पैरेट का मैं लिख रहा हूं पी। पी पीछे से आया इसलिए मैंने लगाया कॉमा। अभी नेक्स्ट टर्न किसका है? 36 का, क्योंकि देखिए 36 और 49 में 36 छोटा है, मैंने लिखा 36 और 36 सेकंड नंबर पर है, मतलब पीछे है, उसके आगे लगेगा कॉमा। अभी नेक्स्ट टर्न हमारे पास होगा किसका? वर्ड का। तो क्रैक और ग्रैप्स में से पहले आता, बाद में आता है ग्रैप्स, तो मैं लिख रहा हूं जी और उसके आगे लगाता हूं कॉमा। टर्न किसका? 49 का। 49 में यहाँ लिख रहा हूं जो कि सेकंड नंबर पर है या फिर पीछे है, तो उसके आगे लगेगा कॉमा। और लास्ट टर्न किसका? क्रैक का। तो देखिए क्रैक का मैं केवल सी लिख रहा हूं और क्रैक बाय डिफॉल्ट फर्स्ट है, क्योंकि क्रैक के आगे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर सर्कल ना लगा हो। तो कुल कितनी स्टेप्स बनेगी? 1 2 3 4 5 और 1 ये 6। कुल 6 स्टेप्स हैं। जब हम लोगों ने पूरा डिटेल में भी सॉल्व करा था तब भी देखिए 6 स्टेप्स आ रही थी। अब चाहें तो इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल्स नंबर ऑफ कॉमास प्लस 1। कि कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट कॉमास ही काउंट कर लेते हैं, तो एग्जैक्ट क्या बनेगा? नंबर ऑफ कॉमास प्लस 1। 1 2 3 4 5 5 कॉमा लगे हैं, उसमें एक जोड़ लीजिए। तो इस तरह से जो पहले काफी समय लग रहा था हमें लिखने का, उसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग इसी तरह के देखते हैं। उसी क्वेश्चन में एक और नया क्वेश्चन मैंने ऐड करा है। देखिए अब की बार क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। ये हमें इनपुट दिया है, लॉजिक हम लोग अपने क्वेश्चन से देख चुके हैं, इसको हमें अरेंज करना है और ये बताना है कि कितने स्टेप्स चाहिए होंगी। शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने सीखा सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो कि है 15। मैं 15 उठा के यहाँ लिखता हूँ। इसके बाद क्या? दिए गए अल्फाबेट में या दिए गए वर्ड्स में वो वाला वर्ड जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे बाद में आता हो। तो देखिए P 16वें नंबर पर आता है, H 8, O 15 और K आता है हमारा 11वें नंबर पर। तो सबसे बाद में क्या आता है? पपाया। तो मैं लिख रहा हूँ P, इसको सर्कल कर रहा हूँ, लेकिन P डिफॉल्ट अपनी जगह पर है तो इसके आगे कॉमा नहीं लगेगा। इसके बाद बचे हुए नंबर में सबसे छोटा नंबर, तो देखिए मैं 25 को उठा के यहाँ लिख रहा हूँ, क्या यहाँ कॉमा लगेगा? नहीं, क्योंकि पपाया के जाने के बाद 25 डिफॉल्ट अपनी जगह पर है, सबसे पहले 25 ही है, इसलिए कॉमा नहीं लगेगा। अभी टर्न किसका? बचे हुए अल्फाबेट्स में, बचे हुए वर्ड्स में वो वाला जो डिक्शनरी में सबसे बाद में आए। तो भाई आउल जो है ये सबसे बाद में आता है, तो मैं इसका लिख रहा हूँ O और यहाँ लगा दूँ कॉमा, क्योंकि आउल हमारा पीछे है। देन टर्न किसका होगा? 35 का। तो लीजिए मैं 35 को उठा के यहाँ लिख रहा हूँ और 35 क्योंकि पीछे से आया इसलिए क्या लगेगा? कॉमा। नेक्स्ट टर्न किसका? काइट और हेयर की अगर मैं बात करूं तो बाद में आता है क्या हमारे पास? काइट। तो काइट का के मैं उठा के यहाँ लिख रहा हूँ, कॉमा लगाता हूँ क्योंकि पीछे है। अभी टर्न किसका? 46 का। तो मैं 46 को यहाँ लिख रहा हूँ, कॉमा लगेगा। नेक्स्ट टर्न किसका? हेयर का। अब हेयर तो बाय डिफॉल्ट अपनी जगह पर है, सबसे पहले है, इसलिए इसके आगे कॉमा नहीं लगेगा। कितने स्टेप्स हो रही हैं? कॉमा गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4। 4 कॉमा लगे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी हो जाएंगी? 5। तो इस वाले इनपुट को अरेंज करने के लिए हमें कुल 5 स्टेप्स की जरूरत होगी। देखा आपने कितना जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपनी इस ट्रिक की हेल्प से। उसी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विच इज द 5th एलिमेंट फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर 4। अर्थात चरण 4 में राइट से 5वां एलिमेंट कौन सा होगा, हमें ये निकालना है। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें आउटपुट तक नहीं जाना, केवल स्टेप नंबर 4 हमें चाहिए। तो अब स्टेप नंबर 4 कैसे आएगी दिखेगा। हमारा लॉजिक था, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा नंबर,
सबसे छोटा नंबर 31 मैंने यहाँ लिखा। अब टर्न किसका? सबसे बड़े नंबर का, वो नंबर जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे बाद में आए। ऑरेंज, पपाया, येलो और मैंगो, इसमें डिक्शनरी में सबसे बाद में क्या आएगा? येलो, क्योंकि y जो है उसका पोजीशन कौन सी होती है? 25। तो येलो का मैं y यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ कॉमा लगा रहा हूँ। जैसे ही कॉमा लगा मतलब कि मेरी स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो गई। ठीक है, इस कॉमा का मतलब क्या? मेरी स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो चुकी है। अगला टर्न किसका? दिए गए नंबर में सबसे छोटा जो कि मुझे दिखता है 39, मैंने 39 उठा के यहाँ लिखा, पीछे से आया, क्या लगा? कॉमा, मतलब मेरी स्टेप नंबर 3 स्टार्ट हो चुकी है। अभी टर्न किसका? दिए गए वर्ड्स में वो वर्ड जो डिक्शनरी में सबसे बाद में आए। तो ऑरेंज, पपाया और मैंगो ये हमारे पास बचे हैं। पी 16 नंबर पर होता है, पी की जो पोजीशन है वो 16वीं है, ओ की 15वीं है और एम की कौन सी है? 13वीं। तो एम जो है वो हमारा सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा, तो ये हमें नहीं उठाना, हमें वो उठाना है जो सबसे बाद में आता हो। तो सबसे बाद में क्या आता है? पपाया, क्योंकि पी होता है 16। मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ पी, क्योंकि पीछे से आया है इसलिए लगेगा कॉमा। तो देखिए यहाँ पर मेरी चौथी स्टेप स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर मेरी चौथी स्टेप स्टार्ट हो चुकी है तो मुझे चौथी ही स्टेप क्योंकि चाहिए, इसलिए मैं बाकी चीज़ों को लॉजिकली अरेंज नहीं करूँगा, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ लिख दूंगा। मतलब 42 ओ एम और 56 ये अपनी जगह पर एज इट इज़ आ जाएंगे, इनको लॉजिकली अरेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें केवल चौथी स्टेप चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि स्टेप नंबर 4 में राइट से 5वां एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 हमें क्या दिखता है? पी, और पी का मतलब क्या है? पपाया। तो हमारा आंसर बन जाएगा पपाया। स्टेप नंबर 4 में राइट से 5वां एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विच इज द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप नंबर 5। अब की बार देखिए स्टेप नंबर 5 निकालनी है और उसमें लेफ्ट से हमें ये बताना है कि थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा। आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करेंगे इसको, और अगर आप ना कर पाए तो फिर मैं कर रहा हूं क्वेश्चन, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने खुद से एक बार ट्राई करा होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें निकालना है स्टेप नंबर 5। लॉजिक हमारा सेम है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो देखिए सबसे छोटा नंबर मैंने 16 लिखा। इसके बाद सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट, तो आर पी जी और बी में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे बाद में आएगा आर, पीछे से आया मैं कॉमा लगा रहा हूँ। अब बचे हुए नंबर में सबसे छोटा 48 है, मैं 48 लिख रहा हूँ और यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि 48 हमारा फर्स्ट है। अब क्या करना है? बचे हुए वर्ड्स में वो वर्ड लिखना है जो डिक्शनरी में सबसे बाद में आता हो। तो देखिए पर्पल, पर्पल का लिख रहा हूं मैं पी, यहाँ पे भी कॉमा मैं नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि पर्पल बाय डिफॉल्ट अपनी जगह पर है या फिर फर्स्ट है। नेक्स्ट टर्न किसका? 56 और 94 में छोटे नंबर का, मतलब 56 का, तो 56 बाय डिफॉल्ट अपनी जगह पर है। अगला टर्न किसका है? ग्रीन और ब्लैक में से जो डिक्शनरी में बाद में आए, कौन है? ग्रीन। तो मैं लिख रहा हूं ग्रीन, और यहाँ पे भी सॉरी कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि ग्रीन बाय डिफॉल्ट है, फर्स्ट है। नेक्स्ट टर्न देखिए नंबर का है, तो 94 भी बाय डिफॉल्ट अपनी जगह पर है, यहाँ पर भी कॉमा नहीं लगेगा। और आखिरी ब्लैक बचा है, ये भी बाय डिफॉल्ट अपनी जगह पर है। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो केवल एक ही कॉमा हमें मिलता है, मतलब कि 2 स्टेप्स में हमारा अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा। और जब 2 स्टेप्स में अरेंजमेंट पूरा हो गया तो 5वीं स्टेप तो बनेगी ही नहीं। मुझे उम्मीद है अगर आपने करा हुआ, अपने खुद से ही करा होगा, तो आप भी ये बात निकाल पाए होंगे। तो इसका मतलब हमें जो अब ऑप्शन मिलने वाले हैं उसमें एक ऑप्शन मिलेगा नो सच स्टेप एग्जिस्ट, ऐसा कोई चरण एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी कोई स्टेप एग्जिस्ट नहीं करती, और वही आपको टिक लगाना है। देखिए एग्जामिनर यहाँ पर ये चाहता है कि वो आपका समय खराब कर दे, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार आप फिर से ट्राई करेंगे और शायद 2 बार फिर ट्राई करें कि मेरा आंसर आ रहा है या नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखें ताकि आप एक बार में अपना आंसर पिक कर पाएं।
यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा, नो सच स्टेप एग्जिस्ट, ऐसे कोई भी स्टेप एग्जिस्ट नहीं करती। सेम लॉजिक का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आता है और मान लीजिए आपका समय समाप्त होने वाला है, टाइमर बंद होने वाला है, हमें जल्दबाजी है, तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में ढूंढ के जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि विद इन 2 to 3 सेकंड आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है कि स्टेप 4 है किसी इनपुट का, ये वाला, यह है स्टेप नंबर 4, और हमसे वो पूछता है कि तीसरा स्टेप क्या होगा, या फिर ये पूछ सकता है दूसरा स्टेप क्या होगा, या फिर ये पूछ सकता है पहला स्टेप क्या होगा, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इनपुट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बताता हूं, इन सभी का आंसर होता है सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए चौथी स्टेप हमारे सामने लिखी हुई है। चौथे स्टेप का मतलब एटलीस्ट 4 एलिमेंट अपनी जगह पर अरेंज होंगे। मैं एटलीस्ट 4 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने देखा था कि किसी किसी स्टेप में एक से ज्यादा एलिमेंट अरेंज हो जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं, करेक्ट वर्ड्स, एटलीस्ट 4। तो अगर ये 4 यहां पर अरेंज हैं, मुझे 5वीं को देखना पड़ेगा कि क्या वो मेरा अरेंज है या नहीं। तो 27, 35 और इसके बाद मेरा अगला नंबर क्या आना चाहिए था, 42, जबकि मिलता क्या है 97। मतलब फिक्स मेरे 4 एलिमेंट अरेंज है। अगर मैं लॉजिकली 5वीं स्टेप लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 27 येलो, 35 विंटर, 42 97 कैट और मंकी, है ना। मैंने केवल इनिशियल्स पहले पहले लेटर लिखे हैं। अब यहां पर एक बात सोचिए कि अगर ये 42 यहां ना होकर यहां होता तो क्या उस केस में मैं उसको यहां नहीं लिखता, तो भी लिखता। अगर ये 42 इस मंकी की जगह होता तो क्या मैं 42 यहां नहीं लिखता, बिल्कुल लिखता। अगर कैट की जगह होता तो भी मैं इसको लिखता। इसका मतलब अगर ये स्टेप मेरी आंखों के सामने नहीं है तो मैं फिक्स ये आपको नहीं बता सकता कि 42 कहां से मेरा उठकर आया था। इसलिए इसका आंसर क्या बनता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सेम कहानी यहां पर है, क्योंकि स्टेप नंबर 4 लिखी हुई है, पीछे की स्टेप पूछ रहा है, स्टेप 3, 2 या 1, मतलब मैं डेफिनेटली वो स्टेप नहीं बता सकता। इसका हमेशा आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जहां पर भी मशीन एक जगह पर जाकर लास्ट स्टेप देती है या हमें आउटपुट देती है, तो वहां पर क्वेश्चंस का हमेशा इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जिसमें बाद की स्टेप दी है और उससे पहले की स्टेप पूछे, जैसे यहाँ पर चौथा दिया है, तीसरा दूसरा पहला पूछे, या फिर कभी 5वां देकर चौथा तीसरा दूसरा या उससे पहले इनपुट पूछे, तो इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर होता है जो कि है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते। एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर जल्दबाजी है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, आपके पास एक आधा मिनट ही बचा है और ये पैटर्न का क्वेश्चन हो, तो फटाफट आप इसको आंसर लगा सकते हैं सी एंड डी। पहले पैटर्न का क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा, इन डिटेल हमने उसको डिस्कस करा। दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ें उससे पहले देखिए कुछ बातें और। क्वेश्चंस में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है उसका पैटर्न और एक होता है उसका लॉजिक। देखिए पैटर्न जो है वो फिक्स होता है। पैटर्न फिक्स कैसे, मशीन हमने देखा एक साइड से चल रही है, ये हमारा पैटर्न हो गया। जबकि लॉजिक इन्फिनिटी हो सकते हैं, जितने दिमाग उतने लॉजिक बनाए जा सकते हैं। लॉजिक देखने का तरीका मैंने आपको बताया, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉजिक आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा। n नंबर ऑफ लॉजिक्स हो सकते हैं। लॉजिक देखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आप इनपुट देखेंगे, इनपुट के बाद सीधा आप आउटपुट देखेंगे, उसके बाद स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, वहां से आपको लॉजिक एकदम से क्लियर हो जाएगा, जो कि आसान सी बात है। जबकि पैटर्न फिक्स चलता है कि मशीन एक साइड से चल रही है। जैसे मैं कुछ और लॉजिक्स की बात करूं तो देखिए हमने 2 तरह के कॉम्बिनेशन लिए थे, नंबर का और नंबर के साथ हमने लिए थे वर्ड, है ना। नंबर और वर्ड ये हमारा कॉम्बिनेशन था, जिसमें अभी हमने देखा सबसे छोटा नंबर और उसके बाद सबसे बड़ा वर्ड। ये वाइस वर्सा हो सकता है,
कि सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा वर्ड, या फिर और क्या हो सकता है, छोटा नंबर छोटा वर्ड, है ना, या फिर बड़ा नंबर छोटा वर्ड। तो 4 कॉम्बिनेशन तो इसके बनते हैं। वाइस वर्सा, वर्ड पहले आ जाए, नंबर बाद में आ जाए, तो फिर बड़ा वर्ड छोटा नंबर, बड़ा वर्ड बड़ा नंबर, छोटा वर्ड छोटा नंबर, छोटा वर्ड बड़ा नंबर। और इसी तरह से हो सकता है वो केवल नंबर्स की सीरीज बना दे। नंबर्स की सीरीज मतलब इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, या केवल वर्ड वर्ड ले ले, है ना। केवल वर्ड वर्ड कैसे, केवल आपका ले ले कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स ले ले, इस तरह से बना सकता है। तो लॉजिक जो है उसको देखने का तरीका मैंने आपको बताया। इनपुट देखें, आउटपुट देखें, वहां से आपको लॉजिक बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। जबकि पैटर्न्स जो हैं वो बहुत सारे नहीं होते, पैटर्न फिक्स होता है। लॉजिक्स अनंत हो सकते हैं, इन्फिनिटी हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंची है और अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जहां तक पेपर की बात है तो देखिए मेंस के पेपर में ये वाले क्वेश्चन आते हैं, और अभी तक जो भी हिस्ट्री रही है बैंकिंग एग्जाम्स की उसमें ये वाला क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा गया है। और खास तौर पे पिछले 5-7 साल आप उठा के देखें, जहां पर पेपर के लेवल थोड़े अप हो गए हैं, तो जनरली 2 साइड से चलने वाली मशीन का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम लोग अब सीखते हैं।